हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र हैं उन सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उन सभी पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है? आपको बताना है अधिगम का क्या मतलब होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। खेलना, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना या याद रखना। तो आप एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए। अधिगम, जिसे आप लर्निंग के नाम से जानते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब भी हम अपने व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन लाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। यदि हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब हमने अधिगम नहीं किया, हमने लर्निंग नहीं की। यदि हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ, कोई चेंजिंग हुआ, तो हमने सीखा, हमने अधिगम किया। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने किस शब्द का प्रयोग किया था? वाइगोत्स्की के अनुसार आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की ने कई सिद्धांत दिए हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने किस शब्द का प्रयोग किया था? बुद्धि लब्धि का, या समीप विकास क्षेत्र का, या सीखने की इच्छा का, या सामाजिक बुद्धि का? किसका सिद्धांत, किस शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि वाइगोत्स्की ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो आप सब जानते होंगे वाइगोत्स्की ने समीप विकास का क्षेत्र, यानी जिसे ZPD के नाम से आप जानते हैं, इस शब्द का प्रयोग किए थे। अगर बात करें वाइगोत्स्की की, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे होते हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है ना? बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इन्होंने समीप विकास क्षेत्र के शब्द का प्रयोग किया, जिसे ZPD के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि अनुकरण अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्या पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, बेंडूरा के द्वारा, या फिर आपके कोहलबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा बेंडूरा। बेंडूरा ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है आपसे कि बालक में भाषा विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पुस्तकों का ज्ञान होना, परिवेश होना, या शिक्षक का अनुभव, या माता पिता की आय? तो भाषा का विकास कैसे संभव है, यह सबसे आवश्यक क्या होता है भाषा विकास के लिए, यह आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वह परिवेश से होता है। सामाजिक समाज में अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास होता है। जब बच्चे समाज में अंतःक्रिया करते हैं तो वहाँ से अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके सीखते हैं। तो अनुकरण से ही भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि थांडाई का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ठीक है, थांडाई का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थांडाई का सिद्धांत है। आप सभी जानते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये थांडाई के कई सिद्धांत हैं। ठीक है ना? थांडाइक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसी में थांडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि बच्चे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही सीख सकते हैं। यानी कई बार हम प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है, गलती होती है, फिर प्रयास करते हैं, फिर गलती होती है, एक न एक दिन वो प्रयास हमारा सार्थक हो जाता है। तो थांडाइक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें राइट जो है आपका ऑप्शन है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है? सोचने और समझने की क्षमता, लंबाई में वृद्धि, या सामाजिक
क्षमता या फिर भावनात्मक विकास। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा सोचने और समझने की क्षमता। बौद्धिक विकास का मतलब होता है कि आप सोचें, समझें, सोच समझ करके कोई भी कार्य को करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है ना? आप में थिंकिंग आए, सोचने की क्षमता आए, ठीक, संज्ञान आए आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने में संवेगों की भूमिका होती है। सीखने में संवेगों की क्या भूमिका होती है वह आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है सहायक, बाधक या कोई नहीं या दोनों। तो जो राइट आंसर आपका होगा, सीखने में जो संवेग होते हैं वो मात्र और सहायक होते हैं। सीखने में जो संवेग होते हैं वो मात्र सहायक होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है ना, उसकी आयु सीमा क्या है। आप पढ़ेंगे सीडीपी में, बाल विकास में, तो अवस्थाओं को बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक विकास की गति होती है एक निश्चित दिशा में, या फिर समान, या फिर क्रमबद्ध, या अनिश्चित। तो आप देखेंगे जो विकास की गति होती है वो क्रमबद्ध होती है। ठीक है ना? विकास की गति कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है, एक के बाद एक, एक सीरियल है, क्रमबद्ध विकास होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन है कि कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। कोहलवर्ग ने भी नैतिक विकास की कुल 4 अवस्थाओं को बताया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं बताई है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो आप यहाँ पूछ रहा है कि कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व पारंपरिक के बाद पारंपरिक अवस्था, फिर उसके बाद उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है ना? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था, 3 अवस्थाएं हैं किसकी? कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। ठीक है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया बताएंगे? कोहलवर्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। क्या रटंत अभ्यास करना चाहिए, या समझ के साथ सीखना चाहिए, या लिखित अभ्यास करना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए। तो एकदम आपके आंख के सामने क्वेश्चन का आंसर झलक रहा होगा, और वह राइट आंसर होगा आपका समझ के साथ सीखना चाहिए। अधिगम का मतलब ही होता है समझना। जब तक आपने समझा नहीं तब तक आपने सीखा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रटना और परीक्षा देना। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टिक मत करिएगा, एकदम बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में बालक की भूमिका क्या होती है। क्या वो निष्क्रिय होता है, केवल श्रोता होता है, सक्रिय होता है, या देखना मात्र होता है, देखने मात्र के लिए। तो जो राइट आंसर होता है, जो बालक होता है वो सक्रिय भूमिका में होता है। ठीक है ना? जो भी लर्नर है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। तो जो राइट विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले सामाजिक संपर्क किससे होता है। स्कूल से, मित्र से, माता से, या समाज से। तो आप जैसा जानते हैं कि जो राइट आंसर होगा वो माँ से होगा। माँ को ही पहला टीचर माना जाता है, पर बच्चे के जीवन का पहला टीचर उसकी माँ होती है। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। नैतिकता पर, बुद्धि पर, क्रियात्मक अनुभव पर, या फिर संवेग पर। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्रियात्मक अनुभव पर। ठीक है ना? क्रियात्मक अनुभव पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे व्यवहार को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। पुरस्कार, सजा, प्रेरणा। पुरस्कार का, या सजा का, या उपेक्षा का, या प्रेरणा का। तो जो राइट विकल्प आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, बच्चा किस प्रकार सीखता है। क्या नकल से, अनुभव से, प्रयोग से, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चा नकल से भी सीखता है, अनुभव से भी सीखता है, प्रयोग से भी सीखता है। तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदी गामक अवस्था है? तो आपको बताना है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं। तो जो राइट विकल्प आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था स्टार्टिंग को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, कक्षा का अनुशासन, या अध्ययन प्रक्रिया की समझ, या पाठ्यक्रम निर्धारण? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है अध्ययन प्रक्रिया की समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास एक प्रक्रिया है, आकस्मिक, सतत, असमान या सीमित? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ठीक है ना। 2 टर्म होता है, एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। वृद्धि एक सीमित समय में जाके रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म के पहले से यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक की अवस्था होती है। गर्भ से लेके कब्र तक के प्रक्रिया में विकास होता रहता है। आदमी सतत निरंतर कुछ सीखता रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सामाजिक विकास किससे होता है? अकेले रहने से, दोस्तों से, समाज में सहभागिता से, या फिर खेल से? तो जो राइट विकल्प है आपका वह है समाज में अंतःक्रिया से यानी सहभागिता से। जब तक आप समाज में सहभागी नहीं होंगे, समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक आपका सामाजिक विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपना जो भी क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। बुद्धि लब्धि यानी IQ की गणना किसने की थी? यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, बुद्धि लब्धि यानी IQ की गणना किसने की थी? तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? क्या देखने से, सुनने से, करके सीखना, या पढ़ने से? तो सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वह होता है भाई करके सीखना। करके सीखना सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अनुकरण सबसे प्रभावी होता है कब होता है? बड़े भाई बहनों से, फिल्मों से, शिक्षक से, या किसी से नहीं। तो अनुकरण सबसे प्रभावी कब होता है बताएंगे आप? देखिए, अनुकरण सबसे प्रभावी होता है शिक्षक से। शिक्षक से बच्चा शिक्षक को देख करके और सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है शिक्षक को अनुकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग्यता जांचना, व्यवहार जांचना, व्यक्तित्व जांचना, या सोचने की क्षमता जानना? तो सबसे जो राइट आंसर है वह होगा योग्यता जांचना। ऑप्शन नंबर ए राइट विकल्प है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 अवस्थाओं में। सबसे पहला संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था में बच्चा अपने हाथ पैरों को हिला पाता है, ठीक है ना। खैर, इसको हम विस्तार से पियाजे का एक वीडियो बनाए हैं, पियाजे से रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है कोहलवर्ग का संबंध किससे है? तो जैसा कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया भाई? नैतिक विकास का सिद्धांत। आगे चलते हैं।
आप देखेंगे यहाँ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का, ठीक है ना। वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। अनुशासन का उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन का उद्देश्य होता है डर बनाना, नियंत्रण रखना, या आत्मनियंत्रण, या दंड देना। तो आत्मनियंत्रण अनुशासन का सबसे बढ़िया उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण विधि का चुनाव किसके आधार पर किया जाना चाहिए? क्या शिक्षक की पसंद पर, या पाठ्यक्रम पर, या छात्र की आवश्यकता पर, या समय की सीमा पर? तो जो सबसे बढ़िया है, शिक्षण विधि का चुनाव बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। बच्चों को, छात्रों की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 29, अधिगम में बाधा बनता है रुचि, भय, अनुभव या फिर अभ्यास। शिक्षक अधिगम में सबसे ज़्यादा बाधा क्या बनता है? तो जो राइट विकल्प आपका होगा यहाँ वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम में सबसे ज़्यादा जो बाधा बनता है वो भय है। बच्चों को भय, डराना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, भगाना नहीं है, कोचिंग नहीं देना है, कोचिंग में नहीं भेजना है, इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है। ये सब गलत विकल्प होते हैं। रटाना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब आपके सीटेट में भी काम आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। अनुभवात्मक अधिगम का समर्थन कौन करता है? क्या थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, या जॉन ड्यू, या फिर स्किनर? जॉन ड्यू करते हैं, या फिर स्किनर करते हैं, या फिर थॉर्नडाइक करते हैं, या फिर कोहलबर्ग करते हैं? कौन करते हैं अनुभवात्मक अधिगम का समर्थन? तो आपका जो राइट विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी, ठीक है ना। जॉन डीवी जो हैं वो अनुभवात्मक अधिगम का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था किस आयु सीमा में आती है? किशोरावस्था किस आयु सीमा में आती है? तो जो राइट आपका ऑप्शन होगा, राइट विकल्प होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था में किशोरावस्था आती है। इसे तनाव एवं तूफान की भी अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इसे टीन एज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे टीन एज भी कहते हैं। यह तनाव एवं तूफान की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय? तो इसमें शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विद्यार्थी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर, कक्षा पर, शिक्षण विधि पर, या फिर विद्यार्थी की भागीदारी पर? तो जो राइट विकल्प होगा वह होगा विद्यार्थी की भागीदारी पर। विद्यार्थी सक्रिय नहीं है तो आपका शिक्षण अधिगम निष्क्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, बालक जन्मजात होता है बुद्धिमान, समाज में रहने वाला, क्रियाशील या फिर नैतिक? तो जो बच्चा है वो जन्मजात जो है वो क्रियाशील रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बच्चा जन्मजात कैसा रहता है? क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 35 और पूछ रहा है कि बालक में व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है डर, पुरस्कार, सजा या दबाव? तो जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? भाई प्रयास करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, पर सोना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सीखने की शुरुआत होती है परिवार से, विद्यालय से, समाज से, या जन्म के बाद? सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको बताना है, देखिए बच्चा जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। बच्चा जन्म के बाद क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर है 38, व्यवहारवाद सिद्धांत पर किसने बल दिया? व्यवहारवाद सिद्धांत पर बल देता है। व्यवहारवाद सिद्धांत पर क्या बल देता है? तो आपको बताना है, क्या अनुकूलन है, क्या संज्ञानात्मकता है, या अनुभव है, या प्रोत्साहन है? तो व्यवहारवाद विकास पर सबसे ज़्यादा जो बल देता है वह देता है अनुकूलन, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बाबू, तो वह है
शिक्षक को बालकों से व्यवहार करना चाहिए कठोरता से, दया से, प्रेम या समझदारी से, या दूरी बनाकर रखना चाहिए। देखिए बच्चों को प्रेम और समझदारी से व्यवहार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसमें खेल आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, या समय काटने के लिए, या रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या ध्यान भटकाने के लिए? तो भैया देखिए, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो है खेल आधारित शिक्षण होनी चाहिए, ताकि बच्चे बोर ना हों, बच्चे भागे नहीं, आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर है 41। ये कह रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? अंक देना, पाठ्यक्रम सख्ती से पालन करना, स्वतंत्र वातावरण का होना, या अधिक होमवर्क देना। तो अधिक होमवर्क नहीं देना है, अधिक अंक नहीं देना है, पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन नहीं करना है, सख्ती नहीं करना है। भैया बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना है कि बच्चे खुल के सीखें, खुल के बोलें, खुल के पढ़ें, खुल के सोचें। ठीक है ना? चलिए आगे कह रहा है कि भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? शिक्षक, आनुवांशिकता, सामाजिक परिवेश और आयु। तो भाषा का विकास सामाजिक परिवेश पे निर्भर करता है। जैसा आपका समाज होगा वैसा आपकी बोली होगी, वैसी आपकी भाषा होगी। एक छोटे से बच्चे को अगर कहीं ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाए तो बोलना नहीं सीखेगा, पशुओं की आवाज़ सीखेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? क्या पूर्व अनुभव, मनोदशा, लिंग व पर्यावरण? तो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है लिंग। ठीक है ना? जो जेंडर होता है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 44। यह कह रहा है कि अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है, कौन करता है? बुद्धि, आयु, लिंग और परीक्षा। तो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी करती है बुद्धि। बुद्धि अधिगम को यानी सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 45। कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सजा देना, निरीक्षण करना, उपेक्षा करना, या निर्देश देना? तो भैया सजा नहीं देना है, उपेक्षा भी नहीं करना है, निर्देश भी नहीं देना है। इसका मतलब निरीक्षण करना है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बालकों के स्वास्थ्य का, बालकों की भाषा का, बालकों के व्यवहार का, बालकों की शिक्षा नीति का? तो भैया बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसी का अध्ययन करता है। एक कुशल शिक्षक का कार्य क्या होता है? केवल पढ़ाना, मूल्यांकन करना, बच्चों को प्रेरित करना, अनुशासन बनाना? तो बताइए कि एक कुशल शिक्षक का काम क्या होता है? देखिए एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को प्रेरित करे, पढ़ने में, खेलने में, हर जगह सक्रिय रहने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में सफलता का संकेत क्या है? तो अधिगम जो है वह है व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि बालकों के बीच मतभेद होते हैं आयु में, बुद्धि में, सीखने की गति में, उपरोक्त सभी में? बताइए बालकों के बीच किस में मतभेद होते हैं? तो भाई इन सभी में बच्चों के बीच मतभेद होते हैं, आयु में भी, बुद्धि में भी और सीखने की गति में भी। सबके सीखने की गति अलग अलग होती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर है 50, पूछ रहा है आपसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव होता है संज्ञानात्मक विकास पर, सामाजिक विकास पर, अधिगम पर, या सभी पर? तो भैया इन सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव इन सभी पर होता है। तो जो राइट विकल्प है वह ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट विकल्प है। चलिए आज के लिए इतना ही, यही आज का आपका क्वेश्चन था। आपको एक कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। आपको कैसा क्लास चाहिए ज़रूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए जय हिंद।